इस कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि शोभा एक बार फिर उस डरवनी लड़की को अपने सपने में देखती और नींद में ही जोर जोर से चिल्लाने लगाती है, मुझे कुछ न करना, प्लीज यहाँ से चली जा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है? मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। शोभा की आवाज सुनकर राहुल जग जाता है। वह शोभा को लाख समझाने की कोशिश करता है कि उसने एक डरावना सपना देखा है, लेकिन शोभा राहुल की बात को न मानती है और कहती है कि मैंने कोई सपना वपना नहीं देखा है। उस लड़की को भगाओ यहाँ से, पर राहुल उसकी इन बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता है और दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। गुस्से में शोभा राहुल को बोलती है कि वह उससे कोई बात न करे और फिर गुस्से में सो जाती है। अब आगे। रात ने अपनी काली चादर को फेंक ना जाने कब का दिन रूपी सफ़ेद चमकदार चादर ओढ़ लिया था। घर के अगल बगल से पीपी पोपो की आवाजें भी शोर मचा रही थी। सुबह की किरणें घर की खिड़की से अंदर आके नरीते कर रही थी, पर शोभा अभी भी गुस्से में ही थी। राहुल ने शोभा को मनाने की लाख कोशिश की, लेकिन शोभा कहाँ मानने वाली थी। राहुल ने आज किचन का सारा काम खुद ही किया, पर शोभा ने गुस्से में उसकी कोई मदद भी न की। राहुल तो अपने ऑफिस निकल गया, पर घर में सिर्फ शोभा ही अकेली रह गई। राहुल के जाने के बाद शोभा ने घर के बाकी काम को निपटाया और फिर अपने बाल झाड़ने के लिए डाइनिंग रूम में लगे शीशे के सामने बैठकर। अभी शोभा ने अपने बालों को झाड़ना शुरू ही किया था कि शोभा को ऐसा लगा कि तेल जैसी कोई चीज उसके बालों के ऊपर गिर रही है। उसने घबराकर ऊपर की ओर देखा तो अचानक से चिल्ला पड़ी। रूम की छत से एक लड़की उल्टी लटक रही थी। उसके बाल नीचे कीक थे। उसके चेहरे से खून बहकर शोभा के ऊपर गिर रहा था। घर में चारों तरफ एक अजीब सी बदबू थी और उस लड़की के चेहरे पे मक्खियां भीन भीना रही थी। शोभा ये सब देखकर डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी कि तभी अचानक वो लड़की शोभा के सामने आके खड़ी हो गई। शोभा के पाँव तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसका गला डर से सूखा जा रहा था। उसने फिर भी चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन चिल्ला न सकी। उसके जुबान की आवाज तो जैसे उसके हल्क में ही अटक गई थी। वो पसीने से तार तार हो चुकी थी। कुछ समय तक तो वो बेबस लाचार एक मूर्ति के समान खड़ी रही, फिर एक जोर की चीख के साथ बेहोश हो गई। शोभा पूरे घर में अकेली थी, इसलिए उसकी चीख घर के अंदर ही गूंज के रह गई और उसे बचाने कोई न आए। अब शाम हो चुकी थी और शोभा को बेहोश हुए भी घंटों हो चुके थे। जब राहुल घर पहुंचा तो घर का मेन डोर खुला था। शायद शोभा गुस्से में घर का मेन डोर बंद करना ही भूल गई। राहुल जानता था कि शोभा गुस्से में है, इसलिए आज वो घर जल्दी ही आ गया था और शोभा के लिए रसमलाई और समोसा भी लेके आया था। राहुल ने आवाज लगाई, शोभा, शोभा, पर राहुल को बदले में कोई उत्तर न मिला। राहुल शोभा को ढूंढता हुआ जब डाइनिंग रूम में पहुंचा तो देखा शोभा फर्श पर लेटी हुई थी। राहुल ने शोभा को हिलाया डुलाया, पर शोभा को होश न आया। राहुल ने पानी के छींटे भी मारे, पर कुछ न हुआ। राहुल के पास डॉक्टर बुलाने के सिवा और कोई चारा ही न था। डॉक्टर ने आके शोभा को देखा और बोला, डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन आपकी पत्नी बहुत ही कमजोर है और ऊपर से प्रेग्नेंट भी है। आपको इनका ख्याल रखना चाहिए था। ऐसा लगता है जैसे आज खाना ही नहीं खाए। राहुल, डॉक्टर साहब, शोभा मुझसे थोड़ी नाराज थी, इसलिए हो सकता है गुस्से में ना खाया हो। डॉक्टर, ठीक है, मैं इनको अभी पानी चाह देता हूँ, इससे इनको होश आ जाएगा, पर इनके खान पान पे खास ध्यान रखिए। राहुल, जी सर। डॉक्टर, ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें मांगा लीजिएगा। राहुल, जी। आज रात का खाना तो वैसे भी न बनने वाला था क्योंकि दिन का खाना वैसे का वैसा ही बचा हुआ था और ऊपर से समोसा और रसमलाई। जब शोभा को होश आया तो शोभा डरी हुई थी। वह इतनी डरी हुई थी कि वह बिस्तर से उठते ही राहुल से लिपट गई और फुट फुट कर रोने लगी। उसने अपनी सारी बातें राहुल को बताई। राहुल को तो उसकी बातों पे यकीन न था, फिर भी उसने शोभा की बात रखने के लिए हाँ में हाँ मिला दी और बोला कि वो कल उसके समस्या का कोई समाधान जरूर निकालेगा। दवा का नशा था, इसलिए शोभा को तो नींद जल्दी ही आ गई, लेकिन राहुल अभी भी जाग रहा था। राहुल को प्यास लगी तो वो किचन में पानी लेने चला गया। राहुल ने जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा खोला वैसे ही राहुल चौंक सा गया।
उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा, पर राहुल जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा तो वहाँ कोई न था। राहुल एक पल को तो अंदर तक सन्न हो चुका था, पर उसने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया और फिर सोने चला गया।